Our next topic is unification of Italy. See, जैसे हमने यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी में नेपोलियन बोनापार्टे का कंट्रीब्यूशन पढ़ा था, दैट ही मेड अ कॉन्फेडरेसी ऑफ 39 स्टेट्स ऑफ जर्मनी, वैसे ही यहाँ पर भी इटली के अंदर भी नेपोलियन बोनापार्टे का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहेगा. देखो, समझने की कोशिश करेंगे. नेपोलियन बोनापार्टे जनरली क्या करता था, लोगों को यूनाइट करने की कोशिश करता था, टेरिटरी को यूनाइट करने की कोशिश करता था, सो दैट उसकी पावर जो है वो इन्हांस हो, वो बढ़े. ठीक है. इटली में भी उसने क्या कहा कि जो इटालियन बोलने वाले स्टेट्स हैं, ठीक है, जनरली वो स्टेट्स जो कि इटालियन बोलने वाले. अब ये देखिए, ये है इटली का मैप. ठीक है, ये आज के टाइम में जो प्रॉपर इटली कहा जाता है ना, ये वाला मैप. ठीक है. बट ड्यूरिंग 1815 ये आपको छोटी छोटी प्रेसिडेंसीज में बटा हुआ दिखेगा. यहाँ पे देखिए ये पिडमोंट है. ठीक है. यहाँ पर देखिए ये सार्डिनिया है. यहाँ पे ये टस्कनी है. यहाँ पर ये पेपल स्टेट्स है. यहाँ पे किंगडम ऑफ 2 स्टेट्स है, जनरली सिसिली. ठीक है. यहाँ पर अलग स्टेट है. तो ये क्या है, यहाँ पे डाइवर्जन दिख रहा है ना हमें, कि जो कि कब हुआ था, ट्रीटी ऑफ वियना के टाइम में हुआ था. ठीक है. बट ये पूरा एरिया यूनिफाइड होकर इटली कैसे बनेगा, इसकी बात कौन रखता है, इसकी बात करते हैं यूनिफिकेशन ऑफ इटली में. ठीक है. तो मेजरली जो नेपोलियन था, उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने एक बात रखी थी कि वो स्टेट्स जो कि इटली बोलने वाले हैं या इटालियन बोलने वाले हैं, वो अपने आप मर्ज हो जाए, सो दैट कि उनकी पावर जो है बढ़े. ठीक है. उनका जो एरिया है, उनकी जो टेरिटरी है, वो एक्सटेंड हो. ओके. अब यहाँ पे जनरली देखो क्या बात होती है कि यू से दिस येलो पार्ट. सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे. दिस ओके. सी, यहाँ पर आपको किंगडम ऑफ 2 दिख रहा है. ठीक है. 2 देशों का किंगडम है ये. सबसे फर्स्ट है नेपल्स एंड सेकेंड है सिसिली. ठीक है. तो जो पहला स्टेप है वो इन्हें इटली के अंदर मर्ज करने का है, इन्हें इटली के अंदर यूनिफाइड करने का. ठीक है. अब देखिए उस टाइम में क्या था, उस टाइम में जो इटली थी ना, उस पर कुछ स्टेट्स पर जो रूल था वो था बर्बन डायनेस्टी का, लुइस 16 का, जो बर्बन साम्राज्य से बिलोंग करते. ठीक है. तो जनरली अब ये बर्बन डायनेस्टी का है, तो बर्बन डायनेस्टी तो कहाँ की थी, फ्रांस की थी. तो इस पर इनडायरेक्टली किसका रूल हो जाएगा, ये किसके अंडर में आ जाएगी, फ्रांस के अंडर में. ठीक है. फिर यहाँ पर आपको दिखेगा ये वाला एरिया, ये पर्टिकुलरली लंबार्डी एंड वेनेशिया. ठीक है. ये ऑस्ट्रिया के अंडर में था. इस पर राज किसका था, इस पर कंट्रोल किसका था, ऑस्ट्रिया का. ठीक है. फिर आपको ये वाला पर्टिकुलर एरिया दिख जाएगा, पिडमोंट और टस्कनी वाला. ठीक है. सॉरी, पिडमोंट और सार्डिनिया वाला, ये जो ऑरेंज कलर में है. यहाँ पर इनके जो लोकल रूलर थे वहाँ के, जिनका नाम था विक्टर इमैनुअल. ठीक है. जिनका हमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल दिखेगा यूनिफिकेशन ऑफ इटली में, इनके अंडर में था. ठीक है. फिर यहाँ पे आपको ये टस्कनी और मोडेना वाला एरिया दिख जाएगा. ठीक है. यहाँ पर हब्सबर्ग प्रिंस थे, इनका कंट्रोल था. ठीक है. इसके बाद आपको यहाँ पे ये पर्पल स्टेट्स दिखेंगे, ये रेड वाला एरिया, जनरली पर्पल स्टेट्स, ये जो रोम वाले जो एरिया हैं. ठीक है. जो कि अंडर पोप के अंडर में आता था, जो चर्च थे ना, उनके कंट्रोल में आता था. ठीक है. तो यहाँ पर जनरली क्या दिखेगा आपको कि ये जो चर्च है, ये जो पर्पल स्टेट्स है, ये जो पॉप्स हैं, ये फ्रांस के साथ बहुत अच्छे रिलेशन में रहते हैं. इवन वहाँ की जो पॉलिटिक्स है, वहाँ की जो डिसीजन मेकिंग है, उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. ठीक है. तो जनरली हमें क्या देखने को मिला कि फ्रांस की डायनेस्टी है, जो आपकी बर्बन डायनेस्टी है, उसके अंडर में कौन कौन से एरिया आ रहे हैं, एक तो नेपल्स, एक सिसिलीज एंड देन रोम. ठीक है. या फिर पर्पल स्टेट्स. तो ये वाले एरिया किसके अंडर में आ रहे हैं, फ्रांस की डायनेस्टी के अंडर में आते हैं. अब देखते हैं कि इटली का ये जो यूनिफिकेशन हुआ है,
इसमें कौन कौन से वो लीडर हैं या कौन कौन से वो पर्सन हैं जिन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है इटली को यूनिफाइड करने में। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि इटली किस तरह से डाइवर्सिफाइड था आफ्टर 1815 ट्रीटी ऑफ वियना या कांग्रेस ऑफ वियना के बाद। अब हम क्या बात करें कि यूनिफाइड कैसे होगा, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट जहाँ पर जिसका आपको कंट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा, ठीक है, यहाँ पर भी देखिए मैंने आपको बता रखा है कि किस तरह से कि वहाँ पे या तो फॉरेन रूल था या फिर जो लोकल प्रिंस थे, जैसे कि हमने पढ़ा विक्टर इमैनुअल सेकेंड, उनका रूल था, ठीक है। तो कुछ कुछ पार्ट्स पे नेपोलियन के इन्वेजन के बाद वहाँ पे एक सेंस ऑफ नेशनलिज्म आई थी दैट हु बिलोंग्स टू इटालियन लैंग्वेज दे कैन यूनाइट, ठीक है, वो अपने आप को यूनाइट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे, देखिए इस मैप में मैंने आपको कम्प्लीटली बताया हुआ है कि कौन सा एरिया किसके अंडर में था, है ना। तो यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा जो मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है। अब देखिए, तो सबसे फर्स्ट जिसका रोल दिखेगा यहाँ पर वो है जीसेप मैज़िनी। ये जो मैज़िनी है, ठीक है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल निभाएंगे नेशनलिज्म की जो फीलिंगनेस है, नेशनलिज्म की जो एक आइडिया है, आइडियोलॉजी है, उसे स्प्रेड करने में, ठीक है। इनका हम एग्जांपल ले सकते हैं इंडिया में। अगर आपने आपकी प्रीवियस क्लासेस में यंग बंगाल मूवमेंट सुना हो, जो कि हेनरी विलियम डलहौजी के साथ थ्रू स्टार्ट हुआ था, ठीक है। अब देखो, ये जो मूवमेंट था ये जनरली क्या था, इसमें वॉर नहीं हुई थी, इसमें लोग एक दूसरे को मार नहीं रहे थे, इसमें आइडियोलॉजी की मूवमेंट हो रही थी, ठीक है, विचारधाराओं की मूवमेंट हो रही थी। कि मान लीजिए मैं कुछ आपको बता रही हूँ, आपको बहुत पसंद आए, आप उसे शेयर करो दूसरे के साथ, ठीक है। कोई चीज़ आपको आज पता चली है, किसी एक न्यूज़ के बारे में आज आपको पता चला है, तो आपने उसके ऊपर अपने व्यूज़ रखे हैं, वो शेयर करो, दैट इज़ मूवमेंट ऑफ आइडियोलॉजी। तो ये जनरली हुआ था, जिसमें जो हेनरी विलियम थे, इन्होंने यंग इंडियंस को बहुत ज़्यादा प्रेज़ किया था और बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया था अपनी आइडियोलॉजी के थ्रू। सेम ऐसा ही इटली में मैज़िनी ने किया, ठीक है। ही वॉज पॉपुलर अमंग यंगस्टर्स, जितने भी यंग पीपल थे वहाँ पे वो बहुत पॉपुलर थे, उनकी जो आइडियोलॉजी थी वो लोगों को बहुत इन्फ्लुएंस कर रही थी, बट ओनली फॉर यंगस्टर्स, यहाँ पे ये ध्यान रखेंगे। और वो उन्होंने 2 सीक्रेट सोसाइटी भी बनाई थी, यहाँ पर आपको एक ही दिख रही है लिखी हुई, बट 2 बनाई थी, यंग इटली एंड यंग यूरोप ऑफ बर्ने, ठीक है। रोम के अंदर उन्होंने यंग इटली सोसाइटी बनाई, उन लोगों को मिलाकर जो यंगस्टर्स थे, ठीक है, जो उनकी जो आइडियोलॉजी थे उससे इन्फ्लुएंस थे। यहाँ पर वो कहते हैं कि हमें एक नेशन बनाना है, एक आज़ाद नेशन बनाना है जो कि इंडिपेंडेंट होगा, और एक रिपब्लिक नेशन बनाना है, ठीक है। जिसमें जनरली जो यंग इटली मूवमेंट स्टार्ट किया था उन्होंने, वो क्या बात करते थे, एक इंडिपेंडेंट फ्री एंड रिपब्लिक नेशन की बात करते थे, जो कि मोनार्की के अगेंस्ट थी। रिपब्लिक है ना, ऑब्वियसली बात है, जिसका एक कॉन्स्टिट्यूशन है, जिस पे सत्ता नहीं है, जिस पे शासन की सत्ता नहीं है, बल्कि लोगों का अधिकार चलेगा, ठीक है, जहाँ पे एक कॉन्स्टिट्यूशन होगा, जिसमें जो हेड ऑफ इटली होगा वो इलेक्टेड होगा। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है जनरली, कि हमारा इंडिया जो है रिपब्लिक है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारा जो प्रेसिडेंट है वो इलेक्टेड है, चाहे वो इनडायरेक्टली है। हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन में लोग चुनकर भेजे हैं, इलेक्ट करके भेजे, वो उनके बेसिस पर चुना जाता है, ठीक है। हेरिडिटरी नहीं है कि राजा का बेटा जो है राजा बनेगा, नहीं, क्या है, जहाँ पे इलेक्शन हो रहा है। तो ये जो है इस तरह का जनरली इन्होंने अपनी आइडियोलॉजी रखी, और इसी के बेसिस पर इन्हें एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है। ही इज़ आल्सो नॉन एज प्रॉफिट ऑफ इटालियन यूनिफिकेशन, ठीक है। किस नाम से जाना जाता है? प्रॉफिट ऑफ इटालियन यूनिफिकेशन। सी, प्रॉफिट ऑफ Italian unification. Okay, he is also known as prophet of Italian unification. Okay, यहाँ पर आप इस स्लाइड में एक पॉइंट जोड़ लेंगे। अब देखिए हुआ क्या है, इन्होंने बहुत सारा काम किया जनरली,
लोगों के अंदर अपनी आइडियोलॉजी को पहुंचाया, बट ये जो काम था इनका ये यंगस्टर्स के बीच में रह गया, ग्रास रूट लेवल तक नहीं पहुंच पाया। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो जनरली पॉलिटिक्स थी, जो अथॉरिटीज़ थी, उन्होंने इनकी एक्टिविटीज़ को सप्रेस करना शुरू करा, दबाना शुरू करा, और जिसकी वजह से इन्होंने अपने लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा जो है एग्ज़ाइल में, मतलब वनवास में, ठीक है, आफ्टर 1849 गुजार। ठीक है, ये रिवॉल्यूशन जो है अपनी पहुंच तक पहुंचने में, मतलब इटली को यूनिफाई करने में फेल रहा, पर फिर भी लोगों के अंदर जो है भावना को जगाने के लिए कि हाँ, हम इस तरह से इकट्ठे हो सकते हैं, तो आगे आने वाले समय में कोई ना कोई इस चीज़ को आगे बढ़ाएगा, ठीक है, आगे एक्सपेंड करेगा इस आइडियोलॉजी को, जो इन्होंने इतने यंगस्टर्स बनाए थे, जो अपनी एक यंग इटली का ग्रुप बना दिया था, यंग यूरोप का ग्रुप बना दिया था, तो वहाँ पे कोई ना कोई कंट्रीब्यूटर तो होगा ना जो इस चीज़ को आगे बढ़ाएगा। ठीक है, बट एट दैट टाइम जो जीसेप मैज़िनी थे वो अपने रिवॉल्यूशन में फेल रहे, और उसके बाद उन्होंने अपनी लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा जो है एग्जाइल ईयर्स में ही, मतलब वनवास के रूप में, जहाँ वो पूरी दुनिया से अपना कनेक्शन कट आउट करते हुए दिखेंगे, हमें इस तरह से दिखे आफ्टर 1849। तो हम कह सकते हैं कि उन्होंने ये जो रिवॉल्यूशन का आइडिया था इसको प्लांट किया लोगों के अंदर, तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया इन्होंने। ठीक है, फर्स्ट मेजर इंसान थी। अब सेकेंड हम पीरियड देखेंगे, टाइम पीरियड 1848 का, जब ये एग्जाइल में चले जाते हैं। ठीक है, इसके टाइम में ही जो सार्डिनिया और पिडमोंट वाला हिस्सा है, ठीक है, यहाँ पे देखिए ये, ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलरली सार्डिनिया है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर देखेंगे, ये जो पर्टिकुलरली सार्डिनिया है, इसके रूलर है, इसके जो किंग है उनका नाम है विक्टर इमैनुअल सेकेंड। ठीक है, अब ये ऐसे आदमी हैं जो अपने एरिया को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। याद हो तो लास्ट में हमने पढ़ा था जो जर्मनी था, ठीक है, वहाँ पे विलेल्म किंग फर्स्ट के बारे में बताया था मैंने आपको, जो कि अपने एरिया को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। सेम उसी तरह से ये जो किंग हैं विक्टर इमैनुअल सेकेंड, ये किसी भी कंडीशन में चाहते हैं कि सार्डिनिया का जो एरिया है वो एक्सटेंड हो, और इस तरह से वो इटली बनाए। ठीक है, मतलब इटली का जो मोस्ट एरिया जो डाइवर्सिफाइड है उसे अपने कंट्रोल में लाना चाहते हैं, और इसीलिए वो एक प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं जिनका नाम है काउंट कैमिलो दे कवूर या काउंट कैमिलो कार्वर। ठीक है, ही अपॉइंट्स काउंट कैमिलो दे कवूर और काउंट कैमिलो कार्वर एज हिज प्राइम मिनिस्टर। वो उन्हें टास्क देते हैं, ठीक है, जनरली, कि आपको सार्डिनिया की जो इकोनॉमी है उसे चेंज करना है, सार्डिनिया का जो यूनिफिकेशन है उसे चेंज करना है, बट आपको यहाँ वॉर नहीं करनी है, आपको यहाँ युद्ध नहीं करना है, डिप्लोमेटिक तरीके से। ठीक है, मतलब प्रॉपर बातचीत के द्वारा अपने व्यूज़ को रख के, अपने आइडियोलॉजीज़ को रख कर जो है ये काम करना। ठीक है, जनरली जो काउंट कैमिलो द कवूर थे वो बहुत ही अच्छे डिप्लोमेट थे। डिप्लोमेट क्या होता है? जो अपनी बातों को, अपनी आइडियोलॉजी को रखकर जो है चीज़ों को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपको 1848 के टाइम पीरियड में एक साइड तो आपको काउंट कैमिलो द कवूर काम करते हुए दिखेंगे, ठीक है, वहीं दूसरी साइड में इनके पैरेलली एक और शख्स काम कर रहा है जिसका नाम है जीसेप गैरिबल्डी। ठीक है, एक और शख्स काम कर रहा है, एक और आदमी जो है वो काम कर रहा है जिनका नाम क्या है, जीसेप गैरिबल्डी, जो कि जनरली ये नेपल्स और सिसिली वाला जो एरिया है ना यहीं पर है, और ये मैज़िनी के बहुत अच्छे फ्रेंड हुआ करते थे। ठीक है, अब देखो, जैसे मैज़िनी को मैंने आपको बताया था प्रॉफिट ऑफ इटालियन यूनिफिकेशन कहा जाता है, वैसे ही जीसेप गैरिबल्डी को स्वॉर्ड ऑफ इटालियन यूनिफिकेशन कहा जाता है। ठीक है, ही इज़ ऑल्सो नॉन एज स्वॉर्ड ऑफ इटालियन यूनिफिकेशन। अब ये देखो, मैज़िनी तो अपने जो मतलब जो वो करना चाहते थे, जो वो आइडियोलॉजी फैलाना चाहते थे, उसमें फेल हो गए थे, अपने रिवॉल्यूशन में फेल हो गए थे। बट ये जो आदमी है गैरिबल्डी, ये अपने मकसद में जो है सक्सेसफुल होते। ठीक है, ये जो एरिया है, कौन सा एरिया है, सिसिली वाला एरिया, ये वाला पर्टिकुलर एरिया, ये जो सिसिली वाला एरिया है, ठीक है, यहाँ पर हमें कंप्लीटली इन्वेड करते हुए दिखेंगे
और सार्डिनिया और पिडमोंट के लोगों को, ठीक है, ये आगे ज्वाइन करेंगे। किस तरह से ज्वाइन करेंगे? देखो जनरली होता क्या है, यहाँ पर ये अपनी एक आर्मी बनाते हैं जिसको रेड शर्ट आर्मी कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे 1000 लोगों को उसमें रिक्रूट करते हैं और पूरा जो एरिया है सिसिली वाला, ठीक है, उसको इन्वेट करते हैं, उसको अपने अधिकार में ले आते हैं, ठीक है। बट कहीं ना कहीं क्योंकि विक्टर इमैनुअल जो कि किंग है सार्डिनिया का, उसकी पावर ज़्यादा है, वो इन्हें कंट्रोल कर लेता है, ठीक है। वो इन्हें अपने एरिया में, अपने मोनार्की के अंडर में कंट्रोल कर लेता है। और सेम वही काम जो ये इन्होंने काउंट कैमिलो दे कबूर को दिया होता है, उसके साथ साथ ये गैरिबल्डी को भी देते हैं, दैट उन्हें जो है क्या करना है, उन्हें सार्डिनिया और पिडमोंट वाले एरिया को मिलाना है, ठीक है। अब विक्टर इमैनुअल जो सेकेंड है, वो गैरिबल्डी को सप्रेस करने के लिए अपनी ट्रूप भेजता है और वो सक्सेसफुल भी होता है वहाँ कहीं ना कहीं, ठीक है। इस तरह से जो एरिया है ये, ठीक है, इटली में अब कौन कौन एरिया मिल जाता है? सिसिली, नेपल्स, सार्डिनिया और पिडमोंट। ये 4 एरिया जो हैं वो किसके राज में आ जाते हैं? विक्टर इमैनुअल सेकेंड के राज में आ जाते हैं। किस की मदद से? गैरिबल्डी और कबूर की मदद से, ठीक है। अब देखिए होता क्या है, 1875 तक, ठीक है। यहाँ पे तो हमने जनरली पढ़ा कि 1860 में ये सारी चीज़ें हो रही हैं। 1868 तक होते होते ये 4 स्टेट्स जो हैं वो मिल जाते हैं। उसके बाद 1875 तक, ठीक है, आप देखेंगे कि विक्टर इमैनुअल जो है वो ये सारे जो छोटे एरिया हैं, लंबार्डी है, वेनेशिया है, टस्कनी है, ठीक है, पापल स्टेट्स जो है रोम के, इन सभी को पूरी तरह से अलायंस बनाएंगे और इटली को यूनिफाइड कर देंगे, ठीक है। और 1861 में ये जो कंप्लीट अलायंस बनेगा, इसे इटली का नाम दिया जाएगा, यूनिफाइड इटली का नाम दिया जाएगा। और इसके जो किंग होंगे वो कौन होंगे? विक्टर इमैनुअल सेकेंड। वो अपने आप को यहाँ का लीडर जो है अनाउंस करते हैं यूनिफाइड इटली का। तो इस तरह से हम देखते हैं जो इटली का यूनिफिकेशन है वो कंप्लीट होता हुआ दिखता है, जिसमें मैंने आपको पहला रोल किसका बताया? जीसिप मैज़िनी का। सेकेंड आपको किसका बताया? विक्टर इमैनुअल सेकेंड के अंडर में काउंट कैमिलो दे कबूर का। एंड थर्ड जीसिप गैरिबल्डी का, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर आप चीज़ें देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से जो है इटली भी यूनिफाइड होती है। तो अभी तक हमने 2 नेशंस को यूनिफाइड होते हुए देखा, जर्मनी और इटली, ठीक है। आई होप ये आपके साथ क्लियर हो रही होंगी स्लाइड। अब देखिए, कल बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि मैम मैप भी ड्रॉ करना है। मैप आपने ऑब्वियसली ड्रॉ करना है, और ये वाला जो मैप है, ये वाली जो स्लाइड है, ये आप करेंगे यूनिफिकेशन ऑफ इटली में, ठीक है। जहाँ पे आप दिखाएंगे कि जो पर्टिकुलरली एरिया है वो किस किस के अंडर में है ना। जैसे जैसे मैंने नाम लिए थे वैसे वैसे आप इन पर्टिकुलर एरिया को नेमिंग देकर उनको दिखाएंगे, शो करेंगे कि कांग्रेस ऑफ वियना के टाइम में आफ्टर 1815 ये जो है किस किस के कंट्रोल में थे। और पर्टिकुलरली आपको कलर्स यूज़ करने हैं अलग अलग प्रेसिडेंसीज़ को शो करने के लिए। ओके गाइस, ओके।